हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त, दमदार और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आरपीएफ एसआई से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आपके आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम आज से शुरू हो गए हैं 2 दिसंबर से। तो जिनके अभी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो बताए जाने वाली सभी प्रश्न उत्तर को आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से कि चलिए बताइए आप लोग कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द व्हाइट टाइगर। ये आपका फेमस उपन्यास भी है। जो ये फेमस नॉवेल है इसके आपको रचनाकार बताना है। विक्रम सेठ, आर के नारायण, अरविंद अडिगा या शशि थरूर। चलिए बताइए द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो जो आपकी व्हाइट टाइगर नॉवेल है इसके आपके लेखक हैं अरविंद अडिग। ठीक है। वहीं पे हम बात करें जो आपकी विक्रम सेठ है, इनकी फेमस बुक का अगर बात करें तो जो विक्रम सेठ है इनकी फेमस बुक हो जाएगी जैसे आपकी क्या आपकी हो जाएगी जैसे द गोल्डन गेट हो गया, क्या द गोल्डन गेट हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द गोल्डन गेट हो गया, ये हो गई इनकी। और क्या बोलते हैं अ सुटेबल बॉय, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अ सुटेबल बॉय, ठीक है, ये आपकी क्या होगी इनकी फेमस बुक हो गई। ठीक है, अ सुटेबल बॉय, तो ये विक्रम सेठ की होगी द गोल्डन गेट एंड अ सुटेबल बॉय। ठीक है, वहीं पे हम बात कर लें जैसे आपकी कौन आर के नारायण, इनकी क्या है फेमस बुक। तो आर के नायर की आप लोगों ने सुनी होगी मालगुडी डेज, क्या जो आपकी मालगुडी डेज है ये इनकी फेमस बुक है, क्या मालगुडी डेज। ठीक है, ये कई बार आपकी पूछी जा चुकी है। तो ये लिखी किसके द्वारा गई है, आर के नायर द्वारा। ठीक है, वहीं पे हम बात करें शशि थरूर की, तो इनके द्वारा कौन सी फेमस बुक लिखी गई। तो शशि थरूर के द्वारा हो गया अंधकार का युग, जैसे हो गया क्या हो गया अंधकार का युग। ठीक है, अंधकार का युग, अंधकार का युग। तो थोड़ा इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, तो अंधकार में इन्होंने क्या किया, रोशनी लाई। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि अंधकार का युग किसकी रचना है, वो हो जाएगी आपकी शशि थरूर की। और भी इनकी एक फेमस द ग्रेट इंडियन नॉवेल, क्या द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो ये भी किसकी हो जाएगी, शशि थरूर की हो जाएगी। और आपकी अरविंद अडिग की बता ही दी द व्हाइट टाइगर है, तो ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे अरविंद अडिग की जो इनके जो पहला उपन्यास भी था ये द व्हाइट टाइगर, इसके लिए इनको 2008 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो अरविंद अडिग ऑन द 2008 मैन बुकर प्राइज फॉर हिज डेब्यूट नॉवेल द व्हाइट टाइगर। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इनकी फेमस बुक की। जैसे इनकी फेमस बुक होगी द व्हाइट टाइगर, बिटवीन द एसेसिनेशन, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं द लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे एंड एमनेस्टी। तो कौन कौन सी होगी, द व्हाइट टाइगर हो गई, ठीक है, जो कि अभी हमने बताई है। बिटवीन द असैसिनेशन हो गया, एंड आपका लास्ट मेन इन टावर हो गया, एंड सिलेक्शन डे हो गया, एंड एमनेस्टी। तो ये तो आपको नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना सिलेक्शन डे तो याद हो जाता है। तो ये भी याद रखना है कि सिलेक्शन डे द वाइट आपकी अरविंद अडिग जी की क्या है, पुस्तक है। ये और हम बात कर लेते हैं कि रवि फसल की सीजन क्या होता है। ठीक है, हम बात करें कि अपने भारत में 3 प्रमुख मुख्य फसलें ऋतुएँ होती हैं, ठीक है? मुख्य फसल ऋतुएँ थी कौन-कौन सी? जैसे आपकी हो गई रबी हो गई, ठीक है? खरीफ हो गई, कौन-सी हो गई? खरीफ हो गई और आपकी जायद हो गई, ठीक है? तो ये आपकी हो गई कौन-कौन सी रबी, खरीफ और जायद। अब बात की जाए रबी की फसल की कौन-सी सीज़न में आपकी बुआई होती है, तो रबी का जो सीज़न होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है, ठीक है? और आपकी जो क्या बोलते हैं खरीफ, इसका क्या सीज़न होता है? तो इसका आपका जो सीज़न होता है वो हो जाएगा जून से जुलाई, ठीक है? तो ये जून से जुलाई होता है, मतलब इस सीज़न में ये क्या होती हैं आपकी इनकी बुआई होती है, ठीक? वहीं जायद की बोल दें तो जायद की होती है आपकी फरवरी टू मार्च, ठीक है? तो रबी की आपकी हो गई, आपकी क्या बोल रहा था अभी, आपकी बताया था अक्टूबर टू दिसंबर। खरीफ की आपकी हो गई क्या बोलते हैं अक्टूबर से आपका सॉरी, खरीफ की क्या हो जाएगी आपकी जून से जुलाई, और आपकी जायद की हो जाएगी फरवरी से मार्च। तो इनमें इनकी क्या होती है, बुआई होती है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम यहीं पे बात करें आपकी रबी की कौन-कौन सी प्रमुख फसलें हो जाएँगी, तो रबी की प्रमुख फसलें यहाँ पे लिख भी दिया, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिज़का, हरा चारा,
मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाई, जाई, अलसी और सूरजमुखी। देखो मेनली आपको याद रखना है कि रबी की जो फसलें होती हैं वो ठंडी ऋतु वाली फसलें हैं और आपकी जो जायद की फसलें होती हैं जैसे आपकी जो आपकी बरसात-वरसात के समय जो होती है उससे पहले थोड़ा, ठीक है? जैसे आपकी तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तो ये सब आपकी जायद में आती हैं, ठीक है? जो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं इन्हें हम बोल सकते हैं ग्रीष्म ऋतु की फसलें, ठीक है? तो मैंने रबी की प्रमुख फसलें बता दी, खरीफ की कौन-सी हो जाएँगी? तो खरीफ की जैसे आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है? और मूँगफली हो गया, ठीक है? तो ये आपकी खरीफ की हो जाएँगी। वहीं पे जायद की बताएँ तो जायद की बता ही दिया था आपका जैसे खीरा, करेला, कद्दू हो गया, ठीक है? तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, तो ये सब जायद में आती हैं। तो इनको आपको याद रखना है। इंग्लिश में यहाँ पे बता दिया है, रबी क्रॉप सीज़न इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रबी क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप, ठीक है? जैसा कि बताया ये सर्द ऋतु की या ठंडी ऋतुओं की फसलें हैं। These crops are harvested between April and June. Major crops of Rabi season wheat, barley, gram, mustard, peas. ठीक है आपका क्या हो जाएगा ग्रीन फोडर एंड लेंटिल्स, पोटैटो, राई, टोबैको ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे जैसे सनफ्लावर हो गया, लिंसीड ऑयल हो गया, लिंसीड हो गया तो ये सभी आपकी क्या हो जाएगी आपकी मेजर क्रॉप्स हो जाएंगी रबी क्रॉप सीजन की, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन ही जैसे कि आपसे पूछ ले बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, ठीक है? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी सुमन कुमारी, ठीक है? सुमन कुमारी क्या बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। वहीं पे आपसे अगर हम बात कर लें कि आपसे अगर प्रश्न पूछ लें कि आपसे अगर पूछा जाए कि तेजस जो लड़ाकू विमान है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ठीक है, कौन-सा? तेजस, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, ठीक है? पहली जो महिला पायलट कौन बनी है? तो इसमें आपको याद रखना है मोहना सिंह बनी है, कौन-सी? मोहना सिंह। और यहाँ तो आपको ये याद ही रखना है कि पहली आपकी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो वो हो जाएँगी सुमन कुमारी, तो उनको भी याद रखना है। तेजस लड़ाकू जो है उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? वो आपकी हो जाएँगी क्या? मोना सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं एक्योफिस जो आपका है इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दे आर लिम्बलेस, ये क्या होता है इसमें? ये आपके लिम्बलेस होते हैं, स्किन इज वेट स्पेसिफिकली टू से स्लेमी एंड दे हैव वेस्टिंजियल टेल्स एंड दे हैव सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म सेपरेट सेक्सेस एंड दे हैव बोथ गिल्स एंड लंग्स, ठीक है। हिंदी में बात करें तो आपकी जो एचिटियोफिस या इक्तियोफिस जो हैं वे अंगहीन होते हैं, त्वचा विशेष रूप से चिपचिपी कहने के लिए गीली होती है, उनकी अवशेषी पूंछ होती है, उनमें यौन द्विरूपता होती है, अलग अलग लिंग होते हैं, उनके पास गलफड़े और फेफड़े दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो आपका हो गया एनिमल किंगडम से, ठीक है। ये तो आपका आपको ये तो पता ही होगा कि एच्यूफिस क्या है, तो ये एनिमल किंगडम में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी और अच्छे से यहाँ पे देखना होती है, अच्छे से बता दिया कि बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया एंड ऑर्डर जिम्नोफीबिया, ठीक। एम्फीबिया वर्ग और जिम्नोफीबिया जो जिम्नोफियोना है उससे ये संबंधित है गण से। बॉडी स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? तो लॉन्ग लिम्ब लेस होते हैं, मतलब लंबा बिना अंगों वाला बेलनाकार शरीर जिसमें छल्लेदार खांचे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनका हैबिटेट जैसे आवास क्या होता है? तो ये नम मिट्टी या ताजे पानी के पास बिलों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वेट जो होता है ना मॉइस्ट सॉइल उसमें पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन इनका श्वसन कैसे होता है? तो फेफड़ों और त्वचा या त्वचीय श्वसन के माध्यम से सांस लेते हैं। तो ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है सेंसरी ऑर्गन्स, इनके संवेदी संवेदी अंग कौन से होते हैं? तो जैसे छोटी ढकी हुई आँखें होती हैं और नाक के पास केमोसेंसरी तंतु पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का कैसे होता है? तो अंडज मादा अंडों की रक्षा करती है और लार्वा जलीय होते हैं। डाइट आहार कैसा होता है? तो मांसाहारी केचुए और छोटे अकशेरुकी खाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ एक्टियोफिस? निम्नलिखित में से कौन सा एक्टियोफिस की प्रमुख विशेषता है? लिम्बलेस सिलिंड्रिकल बॉडी विथ रिंग लाइक ग्रुप्स, ठीक है, बिना अंगों वाला बेलनाकार शरीर जिसमें छल्लेदार खांचे होते हैं, या फाउंड इन टेम्परेचर रीजन एंड ओनली लिव्स ऑन लैंड, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और केवल भूमि पर रहते हैं। या आपका कार्निवोरस फीडिंग ऑन प्लांट एंड एल्गी, मांसाहारी पौधों और शैवाल पर आहार करते हैं। या रिस्पिरेट्स ओनली थ्रू गिल्स एंड थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर केवल फेफड़ों से श्वास लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बिना अंगों वाला और बेलनाकार शरीर
जिसमें छल्लेदार खाँचे होते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है जैसे ओलंपिक्स से आपको याद रखना है बहुत सारे प्रश्न कि भारत में अगर पूछा जाए सबसे पहले व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अब इनको बारे में क्या याद रखना है, किस ओलंपिक में जीता था? तो बीजिंग ओलंपिक जो आपके 2008 में हुए थे उसमें जीता था। किस खेल में जीता था? तो शूटिंग में जीता था। ये सभी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है? तो पहले आपके हो गए जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी, किस खेल में? आपके शूटिंग में, आपके 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो व्यक्तिगत गोल्ड नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। टोक्यो ओलंपिक कब हुए? 2020 में। और 2024 में आपके कौन से हुए थे? पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में टोटल भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आपको पता होगा भारत ने 6 पदक जीते थे, ठीक है? तो आपको ये पता होगा आपके 6 पदक जीते थे जिसमें से आपके गोल्ड 0 थे, ठीक है? ब्रॉन्ज आपका 5 थे, ब्रॉन्ज मेडल मतलब 5 थे और आपका 1 सिल्वर था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। एंड इंग्लिश में बात करें तो अभिनव बिंद्रा ऑन द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ओलंपिक गेम्स इन शूटिंग, Bindra had set a record by winning gold in the Beijing 2008 Olympic Games, and the second individual gold was won by नीरज चोपड़ा in Tokyo Olympic। और आपके नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो आपके जैवलिन जो थ्रो होता है ना उस गेम से रिलेटेड है, ठीक है? संबंधित है। एंड नेक्स्ट आपकी बात करें, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और जो सरोजोत सिंह है उनकी जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ओ ये जीन और ली वोनहो जो आपकी कोरिया के क्या थे, आपके खिलाड़ी थे, इनको हरा के कांस्य पदक जीता है। इस मैच में दोनों ने 16-10 से जीत हासिल की थी, ठीक है? तो मनु भाकर और सरबजोत ने 16-10 से आपके जो कोरिया के ये प्लेयर हैं ओ ये जिन और ली वोनहो इनको हराया था, ठीक है? और बात करें आपकी जो क्या बोलते हैं मनु भाकर ने, इन्होंने 10 मीटर इंडिविजुअल जो होता है ना केवल एक में, तो इन्होंने भी क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है? वहीं पे ये 50 मीटर में जो होता है उसमें 50 मीटर में ये 4th प्लेस पे रह गई थी। तो मनु भाकर ने 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है इसमें 2 पदक जीते, दोनों ब्रॉन्ज मेडल। एक आपका जीता था 10 मीटर इंडिविजुअल में, एक जीता था 10 मीटर मिक्स्ड में, ठीक है? तो मिक्स्ड में इनके साथ सरबजोत सिंह भी थे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में बात कर लें तो एट द फर्स्ट ओलंपिक 2024 द पेयर ऑफ मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ऑन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल mixed team event by defeating Oh Ye-jin and Lee Won-ho, ठीक है? In this match both had on 16/10, ठीक है? 16 and 10। नेक्स्ट आपका है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक डॉट डॉट भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था। आपको बताना है कि आपकी 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका क्या? आपका हो जाता लक्षद्वीप, ठीक है? इंग्लिश में बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द लीस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वास, तो हो जाएगा लक्षद्वीप। मतलब नेम तो चेंज होगा नहीं इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है? तो लक्षद्वीप है। अब बात कर लेते हैं तो जनगणना के बारे में। सबसे पहली जनगणना कब शुरू हुई? 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद समकालिक जनगणना की बात कब कही गई? आपके 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 2011 में हुई थी जनगणना, वो भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है? 2021 में होना चाहिए था लेकिन आपका कोरोना काल के कारण आपका ये हो नहीं पाई, ठीक है? इसके बारे में याद रखना है। 2011 में आपके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जी थे। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। वहीं पे बात करने शुभंकर क्या थे? तो प्रगत शिक्षक था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? एंड आपका नेक्स्ट क्या है? इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, इसके बारे में बताना है। तो उन्होंने चांदी के सिक्के टका जिसे बोलते थे और तांबा का सिक्का जिसे जीतल कहते थे प्रचलित किया था कि नहीं, ये आपको याद रखना है। अब लोग बताइए कि इसका कथन सही क्या होगा। उन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसों के रूप में स्थापित किया था। उसने लाहौर के स्थान पे दिल्ली को राजधानी बनाया था। उन्होंने दिल्ली में एक क्वात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपको पता होगा जो क्वात उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है? तो यही गलत हो जाएगा। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के और तांबा का सिक्का चलवाया था। ये भी याद रखना है कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? टका, और जो आपके तांबे के सिक्के हैं उसको जित्तल कहा जाता था, ठीक है? और उसने लाहौर के स्थान पे दिल्ली को राजधानी बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको याद ही रखना है कि उन्होंने जो दासों की आधिकारिक कुलीनता है उसको चालीसा के रूप में स्थापित किया था। एंड नेक्स्ट आपका है, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश वाले देख लेंगे, ठीक है?
ये ऐसा कुछ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ही कंस्ट्रक्टेड अ कुतुब मॉस्क इन दिल्ली। नेक्स्ट आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, चलिए बताइए। व्हाट इज द प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाडी क्वाड्रिलेटरल। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। कौन सी परियोजना है? राजमार्ग परियोजना है। यह देश के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो कौन कौन से शहर को जोड़ती है? तो याद रखना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी। यह परियोजना 2012 में कंप्लीट हुई। ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में बात करें तो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज इंडियाज लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट। इट कनेक्ट्स द 4 मेजर सिटी ऑफ द कंट्री, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. This project was started in the year of 2001 by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. This project was completed in the year of 2012. ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका है राष्ट्रकूट वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के स्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग हो गए। ठीक है, इस वंश के शासकों द्वारा कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ था? तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ये भी पता होगा, ये आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल हुई? तो 1983 में शामिल हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं उन्होंने भारत की किस हिस्से पे शासन किया था? तो दक्षिण भारत में उन्होंने शासन किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया और कन्नड़ साहित्य की भी शुरुआत की। राष्ट्रकूट वंश ने शासकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। ये भी आपको याद रखना है। एंड ये इंग्लिश में रहा है, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है क्या? भारत में जो गरीबी है उसका आकलन कौन करता है? ठीक है, तो जो भारत में गरीबी है उसका आकलन का काम नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन इज नाउ कैरीड आउट बाय द नीति आयोग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका गरीब कल्याण रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, ये आपको बताना थी। आपकी 20 जून 2020 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में होता तो आप लोग बस आपको ये सेम ही रहेगा कि 20 आपका जून 2020 में आपकी क्या हुई थी? गरीब कल्याण रोजगार योजना आपका शुरू हुई थी। ठीक है, एंड अगर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हिरण किस प्रकार की वनों में पाए जाते हैं? तो हिरण जो होते हैं वो अधिकांश बड़ी हिरण प्रजातियां समशीतोष्ण मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है, पर्वत मिश्रित शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय मौसमी और शुष्क वन में निवास करते हैं। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में देख लेते हैं, डियर फाउंड इन विच फॉरेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा द मेजॉरिटी ऑफ लार्ज डियर स्पीसीज इनहेबिट टेम्परेट मिक्स deciduous फॉरेस्ट एंड माउंटेन मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सीजनल ड्राई फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बात की कि कौन से ऐसे नेशनल पार्क हैं जो हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे आपका पेंच हो गया, कहाँ का? ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का। ठीक है, वहीं पे हम बात कर लेते हैं जैसे दाजिकम हो गया जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपके क्या है? ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आपका जिम कार्बेट हो गया यूके का, मतलब उत्तराखंड का। ये भी आपका क्या है? हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं पे बात करें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है कहाँ? तो वो आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।